अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा चल रहा था, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आगे हमने इस चैप्टर में कुछ लॉस पढ़ने हैं गैस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले जो है बेटा वो आपका बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature। ठीक है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि देखो, मैंने कहा ना गैस की 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स यानी अमाउंट। तो अब जितने भी आप लॉस पढ़ोगे उसमें 2 प्रॉपर्टीज का, 2 पैरामीटर्स का रिलेशन आपस में बताई गया है। बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन दिया और बाकी जो 2 पैरामीटर्स बचे उनको फिक्स किया, उनको कांस्टेंट किया। टेम्परेचर नीचे कांस्टेंट है और गिवन मास ऑफ अ गैस यानी जितना मास है वो भी उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो मास को और टेम्परेचर को अगर आप फिक्स कर दो तो गैस का जो वॉल्यूम है बेटा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक की मिसाल ले लो। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिसॉल्व हुई हुई होती है कब? जब प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, कैप बंद होता है, प्रेशर हाई है तो गैस का वॉल्यूम कम है। जैसे ही कैप ओपन करोगे, प्रेशर कम करोगे, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप टेम्परेचर को और गैस के अमाउंट को फिक्स कर दो तो। ठीक है, यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, मगर कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। सही है। अच्छा, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको आइसोथर्मल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सही है। टेम्परेचर क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल लॉ भी जो है वो कहलाता है। अब इसको ड्राइव करके एक फॉर्मूला हम बनाते थे, वो डेरिवेशन क्योंकि जाहिर है MCQs में नहीं आ सकती, ड्राइव होके फॉर्मूला क्या बनता था, बस आप बेटा वो याद रखना। फॉर्मूला बनता था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। कैसे बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के इक्वल्स टू आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आएगा, प्रेशर इधर डिवाइड हो रहा है उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, PV बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के। इनिशियली बात करोगे तो P1 V1 बराबर होगा कांस्टेंट के, फाइनली बात करोगे तो P2 V2 बराबर होगा कांस्टेंट के। दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। जब भी बॉयल्स लॉ का सवाल आएगा तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। ग्राफ
किन दोनों चीजों के दरमियान बनाएंगे बेटा ग्राफ? जिन दो का इसके लॉ में जिक्र है, किन दोनों का जिक्र है इसके लॉ में? प्रेशर का और वॉल्यूम का। ठीक है, तो एक को रखेंगे एक्स एक्सिस पे, एक को रखेंगे वाई एक्सिस पे। याद रखना बेटा, ग्राफ बनाते हुए हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे रखा जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी को। प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम कर रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, तो उसका मतलब वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है वाई पे आएगा, प्रेशर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है एक्स पे आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बेटा, तो उनके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो ऐसा कर्व बनता है और इस कर्व को हाइपरबोलिक कर्व कहा जाता है। सही है। हाइपरबोला मैथ्स के जो स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर मैथ्स में पढ़ेंगे चैप्टर कॉनिक्स का, इसमें एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला पढ़ेंगे। तो दो चीजें जब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उनके दरमियान ग्राफ बेटा कर्व बनता है। इस कर्व को हम हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। कर्व क्यों बनता है? इसलिए बनता है, देखो बेटा, इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है। इस पॉइंट की बात करो बेटा, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। ऐसा ही है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम वाई पे, वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है इस पॉइंट पे, मगर प्रेशर एक्स पे, प्रेशर की वैल्यू कम है। इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ गया मगर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। तो एक चीज पहले ज्यादा थी, दूसरी कम थी, दूसरी बढ़ गई, पहली चीज कम हो गई, तो इनवर्स रिलेशन ही तो बन रहा है। तो जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बेटा, तो उनके दरमियान ग्राफ जो है वो कर्व बनता और इस कर्व को हाइपरबोलिक कर्व कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ग्राफ बनाऊं वॉल्यूम और 1/p के दरमियान, तो देखो बेटा v का p से तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन p के इनवर्स से डायरेक्ट होगा। सही है। देखो v न्यूमरेटर में, p डिनोमिनेटर में, तो v का p से इनवर्स रिलेशन है, लेकिन v का पूरे 1/p से तो डायरेक्ट होगा ना। 1/p के ऊपर तो कोई भी 1 नहीं आ रहा, 1/p तो खुद न्यूमरेटर में ही है। तो v का p से इनवर्स होता है, 1/p से डायरेक्ट होगा। जब भी दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके दरमियान ग्राफ बेटा ऐसा स्ट्रेट लाइन सा बनता है। सही है। जब भी दो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ हाइपरबोलिक कर्व बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है बेटा? देख लो, इस पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है, 1/p की वैल्यू भी ज्यादा है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू कम कर दी, 1/p की वैल्यू भी कम हो गई। इस पॉइंट पे वॉल्यूम को 0 कर दिया तो 1/p भी 0 हो गया। तो एक चीज को जितना बढ़ा रहा हूं दूसरी चीज उतनी बढ़ रही है, एक चीज को जितना कम कर रहा हूं दूसरी चीज उतनी कम हो रही है, एक चीज को 0 कर रहा हूं दूसरी चीज भी 0 हो रही है। तो डायरेक्ट रिलेशन तो बन रहा है। ठीक है। एक
सवाल कर लेना इसका। A gas occupy 50 centimeter cube at 760 torr. Calculate its volume at 3 atm. बॉयल्स लॉ का सवाल है, प्रेशर का और वॉल्यूम का जिक्र आ रहा है, टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ का सवाल है। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना है 760 टॉर और P2 कितना है 3 atm। बेटा इस फॉर्मूले के लिए शर्त होती है कि दोनों वॉल्यूम सेम यूनिट में हो और दोनों प्रेशर सेम यूनिट में हो। तो वॉल्यूम तो चलो पहला वॉल्यूम cm क्यूब में गिवन है, दूसरा आपको निकालना है तो निकाल के उसका यूनिट भी cm क्यूब रख दोगे, मगर प्रेशर दोनों आपको पुट करने हैं। एक टॉर में एक एटीएम में ऐसे नहीं चलेगा, या तो टॉर वाले को भी एटीएम में कन्वर्ट कर दो या एटीएम वाले को भी टॉर में कन्वर्ट कर दो। एक एटीएम 760 टॉर के बराबर होता है, तो एटीएम से टॉर में जाने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करते हैं और टॉर से एटीएम में आने के लिए 760 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इस टॉर को एटीएम में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 760 है, इसको डिवाइड कर दोगे 760 से, तो कितना आ जाएगा 1 एटीएम आ जाएगा। सही है, तो टॉर से एटीएम में जाने के लिए बेटा 760 से डिवाइड करते हैं। तो P1 की जगह बेटा 1 पुट करेंगे, V1 की जगह 50, V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी V2 निकालना है, P2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 3 इक्वल्स टू V2। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो। अब 50 को 3 से डिवाइड करना है बगैर कैलकुलेटर के, कैसे करोगे? 48 को बेटा 3 से डिवाइड करते आंसर आता 16, 51 को 3 से डिवाइड करते बेटा आंसर आता 17, या 50 को 3 से डिवाइड करना है तो आंसर 16 और 17 के बीच में आएगा। तो 16 17 के बीच में जो भी ऑप्शन है उसमें टिक कर देना, एग्जैक्ट आंसर आएगा 16.67 और इसका यूनिट भी बेटा सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे। ठीक है, तो ये था आपका बॉयल्स लॉ। फॉर्मूला देखा, ग्राफ देखा, इसका सवाल देखा। अच्छा, जो ग्राफ बनते हैं ये आपके, जो ग्राफ बने ये आपके आइसोथर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को बेटा आइसोबैरिक लॉ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज directly proportional to the absolute temperature
कांस्टेंट प्रेशर। सही है। चार्ल्स ने वॉल्यूम का रिलेशन दिया टेम्परेचर के साथ, प्रेशर को मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए। बेटा प्रेशर को और मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम कर दोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। नॉर्मली आपने लिक्विड्स के साथ तो ये बिहेवियर देखा ही होगा। पानी को बॉईल कर रहे हो तो, दूध को बॉईल करते हो, चाय पका रहे होते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। सेम काम गैसेस के साथ होता है। तो गैसेस का जो वॉल्यूम है बेटा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम हो जाता है, मगर बाकी दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूंगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अच्छा कौन से टेम्परेचर के बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो सही है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा कौन से टेम्परेचर के? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। इसको ड्राइव करके फॉर्मूला बनाऊंगा बेटा, क्या बन जाएगा? टेम्परेचर इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो V1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन T2 के। ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है। चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा एक और चीज होती है, वॉल्यूम टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चार्ल्स लॉ है। टेम्परेचर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यहां पे इंडिपेंडेंट चीज टेम्परेचर और डिपेंडेंट चीज वॉल्यूम है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर मैं चेंज करूं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट कर दूं, टेम्परेचर को डिपेंडेंट कर दूं, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे सोचो गैस का टेम्परेचर क्या होगा? मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स को करीब ले आऊंगा, वॉल्यूम कम कर दूंगा, कंजस्टेड बना दी जगह, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, मगर टेम्परेचर का वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन होता है, और इसे हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। सही है, ये कहलाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। खैर ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर से बना रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करूंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, मगर मैं वॉल्यूम को अगर चेंज करूं, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कम करूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। जैसे बॉडी स्प्रे की मिसाल ले लो, अगर आप स्प्रे करते हो तो उसमें क्या होता है? अंदर गैस भरी होती है, बाहर आके एक्सपेंड होती है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा? उसका कम हो जाता है, आपको ठंडी फील होती है। तो यही इफेक्ट बेटा बस आपका जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। ठीक। अच्छा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ किन दोनों चीजों के दरमियान बनेगा बेटा? वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ में आपकी जो इंडिपेंडेंट चीज है बेटा वो क्या है? इंडिपेंडेंट चीज आपकी क्या है? मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे
तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर को रखेंगे। अच्छा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे अगर मैं एक्सटेंड भी कर दूं, क्यों कर रहा हूं अभी उसका रीजन तुम लोगों को पता चल जाएगा। और नीचे से भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, अब x पे रखेंगे टेम्परेचर को बेटा, और टेम्परेचर को जो रखा गया उस वक्त डिग्री सेल्सियस में रखा गया, और y पे रखा वॉल्यूम को। अब दोनों एक दूसरे के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो बना, मगर एक मसला आया, क्या कि जब हम टेम्परेचर को जीरो कर रहे हैं तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। जबकि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, एक चीज को डबल करो दूसरी चीज डबल हो, एक चीज को आधा करो दूसरी चीज आधी हो, एक चीज को जीरो करो दूसरी चीज भी आधी हो जाए, ये डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ तो रहा है, मगर जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम तो हो रहा है, मगर जितना टेम्परेचर कम कर रहे हैं वॉल्यूम उतना कम नहीं हो रहा। इसी तरह टेम्परेचर जीरो करने पे वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार ये तो मसला आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस लाइन को पीछे लेके गए देखने के लिए कि यार देखें तो जरा कि किस पॉइंट पे आके वॉल्यूम जीरो होता है। तो कुछ इस पॉइंट पे वॉल्यूम जीरो हुआ। इस पॉइंट का जब टेम्परेचर देखा गया तो वो था -273 डिग्री सेल्सियस। अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा ये तो मसला हो गया, वॉल्यूम जीरो होना चाहिए था जब टेम्परेचर जीरो, मगर वॉल्यूम जीरो कब हो रहा है, -273 पे। अब साइंटिस्ट लोग होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। इन्होंने क्या किया, एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये वैल्यू उस स्केल में 0 केल्विन होगी। सही है, एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करवा दिया और कहा कि ये वैल्यू उस स्केल में 0 केल्विन के बराबर होगी। तो इसीलिए आपने कहीं भी कैलकुलेशन की होगी, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया होगा, तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आप 273 ऐड करते हो। क्यों करते हो बेटा, इसीलिए करते हो क्योंकि 0 केल्विन -273 सेल्सियस के बराबर होता है। -273 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 273 ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 0। तो इसीलिए सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए बेटा 273 ऐड करते हैं, क्योंकि -273 सेल्सियस 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा स्टेटमेंट में वर्ड सिर्फ टेम्परेचर का नहीं आ रहा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आ रहा है। यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है टेम्परेचर के, मगर कौन से टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, केल्विन वाले टेम्परेचर के। केल्विन वाले टेम्परेचर को डबल करोगे वॉल्यूम डबल होगा, केल्विन वाले टेम्परेचर को आधा करोगे वॉल्यूम आधा होगा, केल्विन वाले टेम्परेचर को 0 करोगे वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अच्छा, इस वैल्यू को नाम दिया गया एब्सोल्यूट जीरो का। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है अक्सर, डैश इज एब्सोल्यूट जीरो, किस पे टिक करोगे, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, जो भी ऑप्शन में हो, ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सही है। या आपसे ये पूछ लेता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर है ये एक्चुअल टेम्परेचर है या थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। जो हमने एक्चुअल ग्राफ बनाया था बेटा वो यहां तक बनाया था, इसके पीछे हम लाइन को जबरदस्ती लेके गए, मतलब इतना टेम्परेचर हमने अचीव नहीं किया है, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है ये। या ये पूछे इस ग्राफ के हिसाब से बताओ इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। इसका मतलब गैस वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये बात एमसीक्यूज में आती है, एट एब्सोल्यूट जीरो द गैस लिक्विफाई हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, वैनिश हो जाती है।
तो वैनिश हो जाती है, वैनिश वाले ऑप्शन पे टिक करोगे, गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। सही है। तो वॉल्यूम का जो रिलेशन आ रहा था वो सेल्सियस वाले टेम्परेचर से सही नहीं आ रहा था, केल्विन वाले से आया। तो इसीलिए स्टेटमेंट में केल्विन का जो है वो जिक्र है। और इसी तरह अगर आप सोचो, मैं ग्राफ बनाऊं जिसमें टेम्परेचर को केल्विन में रखूं तो बिल्कुल सही ग्राफ बनेगा। टेम्परेचर को अगर मैं केल्विन में रख दूं और वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों? वॉल्यूम 0 कब था? जब टेम्परेचर केल्विन में क्या था? 0 था। तो इसीलिए बेटा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? केल्विन वाले टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसका भी एक सवाल कर लेते हैं। A gas occupy 10 centimeter cube at टेम्परेचर आप ले लो 527 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर its volume becomes 25 सेंटीमीटर क्यूब। चार्ल्स लॉ का सवाल है। वॉल्यूम दोनों आपको गिवन है, V1 V2 गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, T2 निकालना है। प्रेशर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। इस फॉर्मूले के लिए भी वही शर्त है जो वहां पे थी, दोनों वॉल्यूम सेम यूनिट में हो, सेम यूनिट में दोनों टेम्परेचर लाजमी केल्विन में हो। क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन कौन से टेम्परेचर से आया बेटा? सही सेल्सियस वाले से नहीं आया, केल्विन वाले से आया। तो कैलकुलेशन में कभी भी आप टेम्परेचर पुट करोगे, सिर्फ यानी कहीं भी पुट करते हो तो टेम्परेचर हमेशा बेटा किस में लेते हो? केल्विन में लेते हो। सही है। तो टेम्परेचर को केल्विन में बेटा कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 को ऐड करके, 527 गिवन था, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो मेरे ख्याल में ये आपका 800 केल्विन आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दो बेटा। V1 की जगह 10, T1 की जगह 800, V2 की जगह 25 और T2 जो है बेटा वो आपको निकालना है। तो T2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 25 मल्टीप्लाइड बाय 800 अपॉन 10। सॉल्व कर लो उसको। एक जीरो से एक जीरो कटा, 25 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 80 से। 80 से नहीं करो, 8 से कर दो। 25 को 8 से करते हो तो 200 आता है और फिर एक जीरो ऐसे ही लगा देना तो 2000 केल्विन। अब सवाल सेल्सियस में तो हो सकता है आंसर आपको सेल्सियस में गिवन हो तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। 273 माइनस करके तो कितना आ जाएगा? 1727 डिग्री सेल्सियस। सही है। तो दोनों में से जो ऑप्शन हो उस पर टिक कर देना। निकालोगे केल्विन में ही, उसके बाद चाहो तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना। चाहो क्या मतलब? अगर ऑप्शन सेल्सियस में हो तो फिर सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना, करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेल्सियस में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पहले आपको आंसर केल्विन में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस किया। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।